डियर स्टूडेंट्स, ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का आज का लेक्चर हम ले रहे हैं और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम डिज़ाइन में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। ठीक है, दोनों टर्म एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है और किस तरीके से डिफरेंट है, क्या क्या टर्म्स इसमें दोनों अलग अलग दोनों में यूज होते हैं, है ना। इसी चीज़ के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हम हेडिंग डाले हैं डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम डिजाइन। ठीक है, पहला इसमें पॉइंट हम ये लिए हैं कि दोनों ही स्टेजेस हैं एसडीएलसी का। आप कहेंगे सर एसडीएलसी क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक उसमें स्टेजेस यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हम नेक्स्ट क्लास में इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं एसडीएलसी को। ठीक है, तो यही हम लिखे हैं कि दोनों ही सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम डिजाइन दोनों ही पार्ट है किसका, एसडीएलसी का। ये बेसिक स्टेजेज है। ठीक है, खास करके सिस्टम एनालिसिस जो है वो सबसे प्रीवियस स्टेजेज है, सबसे पहला स्टेजेज है और उसके बाद हम लोग सिस्टम डिजाइन की बात करते हैं। ठीक है, तो वही लिखे हैं दोनों ही सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का क्या है, स्टेजेज है। नेक्स्ट नंबर लिखे हैं सिस्टम एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में उसमें क्या बजट लगेगा उसका, ठीक है, कितना मैन पावर उसमें लगने वाला है, कितना उसमें टाइम लगने वाला है, जिस इन्वायरमेंट में हम उसको बना रहे हैं क्या वो इन्वायरमेंट उसके लिए सूटेबल है, एक्सेट्रा। सो जो भी चीज़ें ये सब होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम एनालिसिस करते हैं। जैसे आप इस तरीके से समझिए, मान लेते हैं कि हम एक बिल्डिंग डेवलपमेंट करते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग को बनाने में अगर हम एक मॉडल पहले से बना, हमारे माइंड में पहले से सेटअप है, तो उस बिल्डिंग को बनाने में कितना बजट लगेगा, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में बना रहे हैं क्या वो इन्वायरमेंट सूटेबल है उस बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए, कितना मैन पावर उसमें लगने वाला है। ठीक है, ये सारा जितना भी कैलकुलेशन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम एनालिसिस के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ से लिखे हैं। सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट। ठीक है, जबकि जो सिस्टम डिजाइन होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट का हम लोग यूज करते हैं या हम लोग एक इसमें कस्टमाइज एक डिजाइन बनाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। जैसे आप इस तरीके से समझिए, जब आपका सारा सिस्टम एनालिसिस बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए फुलफिल हो गया है ना, आपके माइंड में एक रफ एस्टिमेट भी आ गया, उसके बाद आप क्या करते हैं, एक पेपर पर उसको स्केच करना शुरू करते हैं। ठीक है, या आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और उसे हम एक लॉजिकल डिजाइन बनाते हैं कि ये पर्टिकुलर फ्लोर पर मेरा क्या होना चाहिए, बालकनी कहाँ पे होना चाहिए, पैसेज कहाँ पे होना चाहिए, लिविंग रूम कहाँ पे होना चाहिए, एक्सेट्रा जो भी सारी चीज़ें हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम डिजाइन करते हैं। अगर सॉफ्टवेयर के टर्म में हम लोग बात करें तो कैसा आपका इंटरफेस दिखना चाहिए, मेनू है तो क्या क्या मेनू उसमें लेना पड़ेगा, है ना। जो भी आपका यूजर रिक्वायरमेंट ले रहा है, मतलब आपको दे रहा है बनाने के लिए, क्या क्या यूजर का रिक्वायरमेंट है, इसको समझ के एक टेम्पलेट को डिजाइन कर देना, ये क्या कहलाता है, सिस्टम डिजाइन कहलाता है। ठीक, तो सिस्टम एनालिसिस क्या हुआ, सिस्टम एनालिसिस यूजर का जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए एनालिसिस करना, उसके टाइम का, उसके बजट का, उसके मैन पावर का, है ना, जिस एनवायरनमेंट में बन रहा उस चीज़ का एनालिसिस करना, ये सिस्टम एनालिसिस कहलाता है। और एनालिसिस के बेस पे एक कस्टमाइज टेम्पलेट बनाना या एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट को डिफाइन करना यूजर के सामने में कि ऐसा आपका सॉफ्टवेयर बनने वाला है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम डिजाइन करते हैं। क्लियर, ये दूसरा पॉइंट था आपका। तीसरा पॉइंट क्या है, इनिशियल स्टेजेज ऑफ एसडीएलसी। हम पहले ही पॉइंट में बात कर रहे थे, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का क्या है, स्टेज है, दोनों ही स्टेजेज है, ये सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम डिजाइन दोनों ही। तो अभी हम आपको सिस्टम एनालिसिस के बारे में बता रहे हैं, तो वही लिखे हैं कि ये इनिशियल स्टेजेज है किसका, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या आप कहें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द सिस्टम डाउन इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ ईच कंपोनेंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है ना, तो आप जानते हैं कि वो बहुत सारे इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट से मिल के बना हुआ होगा। ठीक है, जैसे अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एनालिसिस करने वाला टीम अलग रहेगा, प्रीमियरली इन्वेस्टिगेशन का टीम अलग रहेगा, सिस्टम डिजाइन का टीम अलग रहेगा, है ना, टेस्टिंग का टीम अलग रहेगा, आपका इम्प्लीमेंटेशन एंड
अपग्रेडेशन उसका टीम अलग है, ठीक है। तो सारे टीम को इंडिविजुअली क्या करना, एनालाइज करना, ठीक है ना। हर एक प्रोसेस को या हर एक कंपोनेंट को इंडिविजुअली ब्रेक करके उसका प्रत्येक का एनालिसिस करना, ये भी काम किसका है, सिस्टम एनालिसिस के अंदर ही आता है वो, ठीक है। जैसे हम बिल्डिंग डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो बिल्डिंग डेवलपमेंट में भी बहुत सारा मैन पावर का रिक्वायरमेंट होगा, है ना। आप कहेंगे किस टर्म में होगा, तो पहला तो कौन होगा, आर्किटेक्चर होगा जो उसका मॉडल डेवलप करेगा। दूसरा कौन होगा, लेबर ग्रेड का आदमी होगा, है ना। तीसरा कौन होगा, बिल्डर होगा। चौथा कौन होगा, जो ईंट जोड़ता है ना, उसका काम होगा, ठीक है। तो बहुत सारे मैन पावर को लेके बना हुआ, तो अलग अलग जितने भी कंपोनेंट है, ठीक है, सबका इंडिविजुअली, है ना, एनालिसिस करना, ताकि जो मेन गोल है मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वो फुलफिल हो सके, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम एनालिसिस के अंदर में सारे कंपोनेंट को इंडिविजुअली ब्रेक करके तब उसका हम एनालिसिस करते हैं, है ना, ताकि जो यूजर का मेन गोल है, जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव किया जा सके। अगर आप सेंट्रल ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें हम बताए हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम, उसमें 5 पॉइंट बताए थे, जिसमें 5वां पॉइंट आपका क्या था, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव था। क्लियर है ये पॉइंट आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप नोट भी कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ एक्जिस्टिंग सिस्टम टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एरिया, है ना। उस पर्टिकुलर, देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दो ही चीज में, दो ही केस में अराइज होगा। पहला केस क्या होगा कि जब कहीं पे किसी कंपनी के अंदर में सॉफ्टवेयर पहले से डेवलप होगा, लेकिन वो ऑब्सोल्यूट हो गया होगा उसमें, है ना, अब वो मॉडिफिकेशन के लायक ना बचा होगा, तब उसको डिस्ट्रॉय करके नया सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं हम लोग। या दूसरा केस क्या होगा, एक ऐसा कंपनी जहाँ पे सारा काम मैनुअली हो रहा हो, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली सारे काम को ऑटोमेटेड में शिफ्ट कर देते हैं। तो सिस्टम एनालिसिस क्या होगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, जैसे मैनुअल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम एराइज हो रहा है जो आप ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हैं, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। ये आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको स्टडी करना। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स इन्वायरमेंट। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा आपको, है ना, क्या क्या मेन पावर का रिक्वायरमेंट होगा, कितना बजट का रिक्वायरमेंट होगा, जिस इन्वायरमेंट में हम उसको डेवलप कर रहे हैं वो क्या उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सूटेबल है या नहीं है। ये आपका सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, उस चीज़ को समझना। गैदरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द यूजर रिक्वायरमेंट। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी कंपोनेंट का आपको ज़रूरत है उसको गैदर करना, उसको इकट्ठा करना, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इट्स करंट एंड फ्यूचर एरिया, ठीक है। अब देखिए ये चौथा पॉइंट आपको क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि जो सॉफ्टवेयर आप बनाने वाले हैं, है ना, जिस प्रोडक्ट को आप बनाने वाले हैं उसका फ्यूचर में क्या स्कोप है, आने वाले समय में उसका क्या स्कोप है। कि या क्या ऐसा तो नहीं है कि आने वाले 2 साल में, ये 3 साल में, टेक्नोलॉजी है वो तो टाइम टू टाइम चेंज करता है ना। तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो लॉन्ग लास्टिंग होगा, ऐसा नहीं कि आज हम बनाए 6 महीने के बाद उसका यूजेज खत्म हो जाएगा, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, वो तो बेकार प्रोडक्ट हो जाएगा आपके लिए। तो यही कह रहा है कि इसका फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है, इस चीज को भी सिस्टम एनालिसिस के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं या एनालाइज करते हैं उसको, है ना। ये आपका फोर्थ पॉइंट है। तो सारे पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, है ना, 1 बाय 1 समझ के आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका सिस्टम एनालिसिस का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ, इट हेल्प टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड देयर काउजेज, ठीक है। तो सिस्टम एनालिसिस करने का पहला फायदा ये होगा, है ना, कि आप यूजर के रिक्वायरमेंट को समझ पाएंगे कि यूजर को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था मैनुअल सिस्टम में, आइदर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम पहले से वहाँ पे वर्क कर रहा था, ठीक है, उसमें क्या यूजर को डिफिकल्टी हो रही थी उसको, है ना, उसको हैंडल करने में। ये पहला पॉइंट आपका है। अगर आप उसको समझ लेंगे, है ना, सिस्टम एनालिसिस करने से आपको फायदा ये होगा कि आप उस डिफिकल्टी को समझ लेंगे और जो नया सॉफ्टवेयर आप डेवलप करेंगे उसमें उस प्रीवियस डिफिकल्टी को आप क्या करेंगे, रिसॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट पर्टिकुलर बना है उस पर्टिकुलर अगर सिस्टम एनालिसिस आप कर लेते हैं
है ना, प्रीवियस का स्टडी कर लेते हैं, जो प्रीवियस प्रोडक्ट वहाँ पे सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, तो उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप समझ जाएंगे कि उसको हैंडल करने में यूजर को, जो इंड यूजर वहाँ पे वर्क कर रहा था, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो पहले से रन कर रहा था, उसको हैंडल करने में यूजर को क्या डिफ़िकल्टी हो रही थी। ठीक है, अगर आप उस चीज़ को समझ लेते हैं, या पर्टिकुलर कौन सा फंक्शन उसमें मिसिंग था, है ना, जिसको आप अपग्रेड कर रहे हैं नए सॉफ्टवेयर में, अगर आप सिस्टम एनालिसिस कर लेंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, आप समझ जाएंगे और नया प्रोडक्ट जो आप डेवलप करेंगे वो पहले वाले से काफ़ी बेहतर होगा या उसका इम्प्रूव्ड वर्जन होगा। ठीक है, तो वही दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा था। तीसरा नंबर क्या है, इट हेल्प टू डेवलप बेटर सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है ना, बेटर सॉल्यूशन इसलिए होगा क्योंकि मान लीजिए कि जैसे ये मार्कर है, एज फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, ठीक है, ये मार्कर हम एक डिजाइन किए, या किसी सिस्टम के अंदर में ये मार्कर पहले से यूज हो रहा है, तो इसके अब अच्छाई के बारे में, बुराई के बारे में तो पहले से हमको पता है। मान लीजिए इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन बनाते हैं, इसमें कुछ खामियां हैं जिसको हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूंकि हम यूज करें तो इसका खामी हमको पता है, अब नया प्रोडक्ट हम इसको बनाएंगे तो इसके खामी को हम क्या करेंगे, इम्प्रूव कर देंगे। तो सिस्टम एनालिसिस किए, इसको यूज किए, एनालाइज किए, तभी तो हमको पता है इसके खामी के बारे में। अगर हम इसका एनालिसिस करें ही ना, ठीक है, तो इसमें क्या डिसएडवांटेज हमको कैसे पता है, बात समझ रहे हैं ना। तो यही चीज़ है सिस्टम एनालिसिस करने का, ये फायदा है जो हम तीसरे पॉइंट में लिखे हैं। ठीक है, कि जो नया प्रोडक्ट बनाएंगे वो आपका पहले का क्या होगा, एक बेटर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, फोर्थ पॉइंट देखिए, इट हेल्प टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब ये हुआ, सिस्टम एनालिसिस करने से आपको पता चल जाएगा कि किस किस एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट करना है। क्या इसके बिल्ड क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, क्या इसके प्राइस में भी कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा, एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं सारे एस्पेक्ट को आप कवर कर लेंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा। बस इसके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी जुड़ा हुआ। पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना, इसमें सिस्टम एनालिसिस करने में काफ़ी टाइम आपको लगता है, तो ये डिसएडवांटेज है इसका। दूसरा है कि ये कॉस्टली भी होगा, अगर टाइम कंज्यूमिंग होगा तो उसमें मैन पावर भी ज़्यादा लगेगा, मैन पावर ज़्यादा अगर लगेगा तो कॉस्टिंग भी उसका बढ़ेगा, तो ये दूसरा डिसएडवांटेज हो जाएगा। तीसरा डिसएडवांटेज ये होगा कि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना डिफिकल्ट आपके लिए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको सर्वे कलेक्ट करना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप पे सारी डिपेंडेंसी तो नहीं है, आप जो मैन पावर को लगाए हैं सिस्टम को एनालिसिस करने में, उस पर आपकी सारी डिपेंडेंसी है। अगर आपको वो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ला के देते हैं तो आप तो उसी पे काम करेंगे, फिर प्रोडक्ट आपका क्या होगा, अच्छा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाना सिस्टम एनालिसिस के अंदर में ये एक डिफिकल्ट टास्क होता है, तो ये लिमिटेशन के अंदर में काउंट हो जाएगा। आई थिंक ये सारी बातें आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं सिस्टम डिजाइन। नेक्स्ट है आपका सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं, जो सिस्टम एनालिसिस हुआ है उसके बेस पे या तो हम लोग एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट को यूज करते हैं, है ना, यूजर को दिखाने के लिए, या तो हम एक कस्टमाइज टेम्पलेट को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो इसी में हम लिखे हैं, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एक लॉजिकल डिजाइन को डेवलप करते हैं ताकि जो यूजर का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके। अगर हम इसमें डिजाइनिंग की बात करते हैं तो डिजाइनिंग में उसके आर्किटेक्चर की बात करेंगे, कैसा उसका बनावट होगा, कौन कौन सा उसमें कंपोनेंट यूज करना है, जैसे कौन कौन सा उसमें मेनू यूज करना है, मेनू में सब मेनू में क्या लेना है ना, ये कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। मॉड्यूल्स के बारे में बात करते हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे। इंटरफेस के बारे में बात करते हैं कि उसका, है ना, जो यूजर इंटरफेस होगा वो दिखने में कैसा होगा, उसमें कलर को कैसे चूज करेंगे, उसमें फॉन्ट कौन सा लेंगे, समझ गए ना, एक्सेट्रा बहुत सारी बातें हैं इसमें। इसमें डेटा को क्या हम लोग यूज करेंगे ताकि जो यूजर का मेन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके। कहने का ये मतलब है, अगर हम बिल्डिंग डेवलपमेंट का आपको एग्जांपल बार बार दे रहे हैं तो उसमें आप ये ले सकते हैं कि उसमें ईंट कौन सी क्वालिटी का हम यूज करें, जो छड़ लगा रहे हैं, सरिया लगा रहे हैं, उसमें कौन सा क्वालिटी का यूज करें, मसाला जो हम बना रहे हैं उसमें क्या हम यूज, मतलब क्या हम रेशियो यूज करें सीमेंट का और जो बालू उसमें यूज करते हैं। ठीक है, बालकनी घर कहाँ पे देना है, ठीक है, उसमें लिविंग रूम कहाँ पे देना है, पूजा घर कहाँ पे रखना, एक्सेट्रा सारे का एक क्या करना, लॉजिकल डिजाइन तैयार कर देना। ये आपका काम किसका होगा, सिस्टम डिजाइन का काम होगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला वही होगा, प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग
क्रिएटिंग अ डिजाइन फॉर द सिस्टम, सिस्टम के लिए एक डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन को तैयार कर देना। ये ऐसा नहीं है कि डिजाइन हम फाइनल टच दे रहे हैं, फाइनल टच नहीं दे रहे हैं, ये एक लॉजिकल डिजाइन रफ पेपर पे हम लोग बना रहे हैं ताकि यूजर को हम लोग समझा पाए, जो उसका कस्टमर है उसको हम लोग समझा पाए कि आपका एक्चुअल प्रोडक्ट कैसा बनने वाला है। ठीक, अब इसमें क्या क्या चीज़ आ जाएगा, फिर वही बात आ जाएगी, इस प्रोसेस में हम लोग क्या क्या चीज़ की बात करते हैं, तो उसका आर्किटेक्चर की बात करेंगे, क्या डेटा यूज़ करेंगे इसकी बात करेंगे, इसमें मॉड्यूल्स की बात करेंगे, मॉड्यूल्स कैसा हो, इसमें कंपोनेंट की बात करेंगे कि कंपोनेंट कैसा इसमें बनने वाला है, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द मॉड्यूल्स एंड कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इसमें हम लोग मॉड्यूल्स कैसा बनेगा या कंपोनेंट कैसा बनेगा उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। इट इन्वॉल्व क्रिएटिंग द यूजर इंटरफेस डेटाफेस, है ना, डेटाबेस डिजाइन हम ऊपर में ही आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब लिमिटेशन की बात है तो लिमिटेशन में फिर वही हो जाएगा कि सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, हर एक, है ना, इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट को आपको एनालाइज करना पड़ता है, तो डिजाइनिंग में भी आपको सेम काम करना पड़ेगा, इसलिए ये भी टाइम कंज्यूमिंग होगा। जब टाइम कंज्यूमिंग होगा तो जैसे वहाँ पे क्या हो रहा था, मैन पावर को बढ़ाना पड़ रहा था, तो यहाँ पे भी मैन पावर बढ़ेगा, उसके कारण कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, जो भी पॉइंट थी वहाँ पे वही पॉइंट इसमें भी लिमिटेशन में हो जाएगा। वहाँ पे भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाना मुश्किल था सिस्टम एनालिसिस के लिए। अगर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस में होगा ही नहीं तो डिजाइन भी क्या होगा, डिजाइन भी गलत बनेगा। ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे हम तीनों पॉइंट लिखे हैं कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली होता है और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो ये था आपका ये पूरा टॉपिक आज का, आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा, है ना। कहीं कुछ दिक्कत आपको होगा तो आप फिर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं, हम दोबारा उस चीज़ को ये कर देंगे, आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।